नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सी-टेट और अन्य टेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को लिया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं। तो ये मेरा वीडियो बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और यदि आप लोग मेरा वीडियो ही देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत हद तक हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सुश्री निशु कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही है। वह वाक्यों के प्रकारों के उदाहरण देती है जिन्हें हम बहुधा सुनते हैं। सुश्री निशु किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? देखिए, है ना। निशु क्या कर रही है? कक्षा 7 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही है और वो शुरुआत किससे करती है? विभिन्न उदाहरण देके वाक्यों के प्रकार को बता रही है। ठीक है, तो सुश्री निशु किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही है? ऑप्शन देखिए, निगमनात्मक से आगमनात्मक, दूसरा मूर्त से अमूर्त, तीसरा विश्लेषण से संश्लेषण, चौथा आगमनात्मक से निगमनात्मक। तो देखिए जो है निशु कौन सा शिक्षण पद्धति का उपयोग कर रही है? क्योंकि देखिए उदाहरण से किधर की तरफ जा रही है? वाक्य के प्रकार को बता रही है उदाहरण के माध्यम से, है ना। उदाहरण को पहले बता रही है, उसके बाद जो है वाक्य के प्रकार को बता रही है। शुरुआत कहाँ से हो रहा है? उदाहरण से चालू हो रहा है। ठीक है, तो वह पद्धति कौन सा है जिसमें उदाहरण से चालू होता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें जो है आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर जा रही है। ठीक है, आगमन पद्धति में क्या होता है? आगमन पद्धति में जो है उदाहरण के द्वारा नियम की ओर जाया जाता है। ठीक है, इसको आगमन विधि के जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना, और उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे देखिए उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखिए, है ना, उदाहरण क्या है? विशिष्ट है और किधर जा रहे हैं? एक वाक्यों के प्रकार की तरफ जा रहे हैं, मतलब सामान्य की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ने इस बात का संज्ञान लिया कि उसका विद्यार्थी रमेश उन अपरिचित शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देता है जो उस प्रदत्त कार्य को पढ़ने के लिए जरा भी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए रमेश अपने प्रदत्त कार्य को पढ़ने में हमेशा पीछे रह जाता है और उसे ये प्रदत्त कार्य बहुत कठिन लगते हैं। रमेश क्या नहीं कर पा रहा है? देखिए, है ना, ऐसा जो है टीचर है और वो जो है रमेश को जो है कुछ प्रदत्त कार्य देती है। ठीक है, तो रमेश क्या करता है? उन अपरिचित शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान देता है जो उस प्रदत्त कार्य को करने के लिए पढ़ने के लिए जरा भी प्रासंगिक नहीं है ना। रमेश जो है जो प्रदत्त कार्य दिए रहते हैं उसमें ऐसे शब्दों को जो है अपरिचित शब्दों को ज़्यादा ध्यान देता है जो कि प्रदत्त कार्य को पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है। इसलिए क्या करता है, जब जो है अपरिचित शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो कि प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए पढ़ने के लिए प्रासंगिक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो क्या क्या होता है? रमेश अपने प्रदत्त कार्य को पढ़ने में हमेशा पीछे रह जाता है और वो प्रदत्त कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है या बहुत उसको कठिन लगने लगता है। तो रमेश क्या नहीं कर पा रहा है इसमें? ए पहला है संदर्भ से अर्थ ग्रहण करना, दूसरा जोर और स्पष्ट रूप से शब्द पढ़ना, तीसरा अपना प्रदत्त कार्य लिखना, चौथा प्रदत्त कार्य की थीम के बारे में बोलना। तो देखिए इसमें क्या नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, इसमें बोला गया है कि जब ऐसा जो है रमेश को देती है तो रमेश जो है उन अपरिचित शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो कि प्रदत्त कार्य को पढ़ने के लिए प्रासंगिक नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि रमेश जो है संदर्भ से अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कि मुझको क्या पढ़ना है, ठीक है, उस संदर्भ में क्या दिया हुआ है कि उसके हिसाब से कौन सा कार्य करना है मेरे को, है ना, वो नहीं समझ पा रहा है। वो जो है अपरिचित शब्दों पे जो है ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है, ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो प्रदत्त कार्य को करने के लिए या पढ़ने के लिए जो है आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संदर्भ से अर्थ ग्रहण करने का काम जो है रमेश नहीं कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
जब विभिन्न स्वनिमिक व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? पहला भाषा की अर्थपूर्ण लघु इकाई, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा अक्षर, चौथा स्वर। तो देखिए, जब विभिन्न व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह क्या कहलाता है? यह सस्वर कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो है मतलब जो है उसका जो है अर्थ सही तरीके से स्पष्ट हो, है ना। सस्वर पठन बोलते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, पहला भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई, दूसरा रेखा चित्र, तीसरा अक्षर, चौथा स्वन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वही है स्वर। यहाँ पे गलत लिख गए हैं, ये स्वर है। ठीक है, करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक लघु कथा पढ़ने के लिए कहती है। वह कहानी में आई घटनाओं और मुख्य बिंदुओं की सूची बनाने के लिए कहती है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पहला कहानी का सार लिखना, दूसरा कहानी का विवरण लिखना, तीसरा कहानी से नई पठन सामग्री तैयार करना, चौथा कहानी की सराहना करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कहानी का सार लिखना। करेक्ट आंसर क्या है ना? कहानी की जो मुख्य घटनाओं को लिखना है ना। कहानी में आई घटनाओं और मुख्य बिंदुओं की सूची बनाने के लिए कहती है। तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा, या इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो कहानी का सार लिखना कहेंगे। करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अध्यापक अनुमान, पठन, प्रतिक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों के किस कौशल को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं? देखिए, अनुमान, पठन, प्रतिक्रिया और प्रश्न के योग से बनी युक्ति का प्रयोग अपने विद्यार्थियों को किस कौशल को पुष्ट करने के लिए कर सकते हैं? पहला पठन, दूसरा लेखन, तीसरा श्रवण, चौथा वाचन। तो देखिए इसमें चारों चीज़ है। पठन भी है ना, पठन, प्रतिक्रिया है, अनुमान है ना, और प्रश्न के योग से बनी युक्ति है ना। तो ये किया जाता है लेखन कौशल को पुष्ट करने के लिए, है ना। किसके लिए? लेखन कौशल को पुष्ट करने के लिए। अगला देखते हैं, कड़क चाय, अतिरिक्त समान, हठी मनोवृत्ति, कोमल फूल, ये शब्दावलियाँ निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? शब्दकोश इस शब्दावली को शब्दों के ऐसे मेल के रूप में परिभाषित करता है कि दो या दो से अधिक शब्द एक साथ इस प्रकार इस्तेमाल किए जाए कि वे सुनने में सही लगे। तो देखिए ऐसा क्यों होता है? पहला विन्यास, दूसरा संप्रेषण, तीसरा विरोधाभासी, चौथा अतिशयोक्ति। तो देखिए ऐसे शब्दों का जो है शब्दावली के इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि संप्रेषण जो है प्रभावशाली हो, है ना, संप्रेषण जो है अच्छे से हो पाए। करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को लगभग 1 माह के लिए अपना प्री टेलीविज़न शो या सीरियल देखने के लिए कहती है। बाद में उन्हें प्रत्येक भाग का सारांश लिखने के लिए कहती है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? देखिए, है ना, अपने पूरे बच्चे लोगों को जो है 1 माह तक अपना प्री टेलीविज़न शो देखने के लिए कहते हैं, उसके बाद उसका सारांश लिखने के लिए कहते थे। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पहला प्रदत्त कार्य, दूसरा समूह कार्य, तीसरा मीडिया का अध्ययन, चौथा परियोजना कार्य। तो करेक्ट आंसर है इसका समूह कार्य, है ना, समूह में कार्य करने के लिए दे रहे हैं। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पठन को बोध से क्या तात्पर्य है? देखिए, अक्षरों और शब्दों को डिकोड करने की प्रक्रिया, दूसरा निष्कर्ष निकालने के कौशल का प्रयोग करते हुए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा सही उच्चारण के लिए सस्वर वाचन और यह समझ बनाना कि ध्वनि से शब्द कैसे बनते हैं, चौथा शब्दों और वाक्यों तथा लेखक के दृष्टिकोण को डिकोड करना। तो देखिए पठन बोध का मतलब क्या होता है कि पठन बोध का मतलब पढ़ के अर्थ को समझ जाना, है ना। तो देखिए ये पठन बोध से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे निष्कर्ष निकालने के कौशल का प्रयोग करते हुए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? निष्कर्ष निकालने के कौशल का प्रयोग करते हुए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पठन बोध है। ठीक है, ना कि केवल अक्षरों और शब्दों को केवल डिकोड कर लेना, ये पठन बोध नहीं है होता है ना। पठन बोध क्या होता है कि निष्कर्ष निकालने के मतलब अक्षरों शब्दों को डिकोड करेंगे लेकिन उसके साथ साथ जो है अर्थ निर्माण भी कर पाएंगे, मतलब अर्थ को समझ पाएंगे। तो करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा घटक भाषाई
निपुणता के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहला, सटीक उच्चारण के साथ पठन। दूसरा, अच्छी लिखावट में अभ्यास कार्य करना। तीसरा, सटीकता और प्रभाव विकसित करना। चौथा, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो देखिए इसमें तो ऑप्शन दिख रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सटीक उच्चारण के साथ पठन कार्य करेक्ट आंसर है। देखिए बाकी ऑप्शन तो गलत ही है ना। ये दिख रहा है कि अच्छी लिखावट में अभ्यास करने, सटीकता और प्रभाव विकसित, ये गलत है ना। करेक्ट आंसर सटीक उच्चारण के साथ पठन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।